उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम 99% निमाटोड की आती है जी भाई। और फिर लोग बाग दे उसमें दवाई दे दवाई उसमें ज़मीन को इतनी कतई ख़त्म कर देते हैं क्योंकि नमस्कार किसान भाइयों, बेस्ट फार्मर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं अशोक जी के पास, जिन्होंने अभी प्रोग्रेसिव फार्मर का अवार्ड भी मिला है। तो आज हम अशोक भाई से बात करेंगे शिमला मिर्च के बारे में। सर, स्वागत है आपका हमारे बेस्ट फार्मर्स यूट्यूब चैनल में। अपने बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए सर। नमस्कार जी, मेरा नाम अशोक कुमार है, गांव लोकरा, तहसील फटौदी, जिला गुड़गांव है जी। सर, जो आपने शिमला मिर्च की खेती कर रखी है सर, इसके लिए सर उपयुक्त लैंड कौन सी है सर? लैंड सिलेक्शन कैसे करते हैं सर? देखो, शिमला मिर्च की लैंड की तो ये दोमट मिट्टी होनी चाहिए इसके लिए। यानी कि जो बालू मिट्टी है उनमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, निमाटोड का रोग भी आता है। जी सर। पर दोमट मिट्टी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। ठीक है सर। सर, सबसे पहले आता है कि आपने जो बीज लिया सर, वो सीड सिलेक्शन कैसे किया सर? देखो, सीड सिलेक्शन पिछली बार मैंने बोए थे, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो अब के मैंने 3-4 कंपनियों के बीज लगा रखे हैं। जी सर। क्लाउज के लगा रखे हैं और नॉन हंस के लगा रखे हैं, एक इंडो अमेरिकन के, चार कंपनियों के बीज लगा रखे हैं हमने। ठीक है सर। इनमें से सर अभी पता चला सर कौन सा बेस्ट है, या सारे ही अच्छे नहीं, हैं सर? अभी तो स्टार्टिंग ही है। वैसे एक तोड़ाई हुई है, वो तो पता तो लास्ट में पता चलेगा ना, क्या इल्ड आ रही है, क्या कितने ज़्यादा दिन चलते हैं, कोई कम दिन चलती है, तो लास्ट में पता लगेगा इसका। ठीक है सर। बीज लेके आए थे या सर आपने अपनी नर्सरी खुद तैयार की थी? नर्सरी खुद तैयार की थी, दिल्ली से बीज लेके आए थे, इंदिरा मार्केट से। यहाँ तो आसपास में मिल रहे नहीं बढ़िया वाले बीज। तो मैंने इसको दिसंबर में नर्सरी के लिए डाल दिया था और ये फरवरी में ट्रांसप्लांटिंग कर दिया था। ठीक है सर। शिमला मिर्च के लिए सर उपयुक्त समय कौन सा है सर लगाने के लिए? देखो, वैसे तो शिमला मिर्च सितंबर अक्टूबर में लगती है, पर उस टाइम का हमने एक बार लगा के देखी थी तो ये कामयाब ना हुई। मैं जो फरवरी में लगाता हूँ, फरवरी में लगाने के बाद अपना एरिया, ये जो क्लाइमेट है, मौसम है, ये इसको सूट करता है। जी सर। देखो, जैसे हमने पत्ते इसके नीचे छंगाई कराई, अभी देखो इसकी हाइट देखो, और इस लाइन की हमने पत्ते कटिंग नहीं कर रखी। ये बस ट्रायल के बेस पे ही है, भाई देखते हैं किसमें कितना फ्रूट आएगा, कितनी लंबी चलेगी। और इनके पत्ते तोड़ने से तो जैसे नीचे पत्ते टिकते हैं ना, तो नीचे से बीमारी ऊपर भी फैलती है। जी भाई। तो इसलिए काफ़ी फायदा है जो नीचे से कटिंग कर देते हैं। लाइन टू लाइन का कितना डिफरेंस है पौधों में? लाइन टू लाइन का 2.5 फुट है और पेड़ से पेड़ का 1.5 फुट के आसपास है। ठीक है। ये डिस्टेंस आपने पहले भी खेती करके नाप रखा है कि अप्रोप्रिएट है, सही है? नहीं, एक तो देखो, वैसे तो बताते तो ये है कि भाई 2 फुट का होना चाहिए, पर ये मल्चिंग मेरी पहली साल की थी, इसमें खीरे लगाए थे 1.5 फुट पे थे। जी तो इसलिए हमने भी फिर ये 1.5 फुट पे लगा दिया। जी जी, बिल्कुल बढ़िया। क्योंकि मल्चिंग ने एक बार यानी कि कम से कम 2 या 3 साल यूज करते हम। जी। तो उसी हिसाब से ये, जिस हिसाब से ये होल थे ना, उसी हिसाब से हमने ये लगा लिए। जी भाई। और मोड ऑफ इरिगेशन आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं? पानी कैसे देते हैं आप इसमें? पानी तो हम इसमें ड्रिप ही लगती है। मैं तो सभी खेतों में ड्रिप या मिनी स्प्रिंकलर यही यूज करता हूँ। ठीक है। अगर कोई किसान भाई के पास ये सुविधा ना हो तो कैसे करे? देखो, जय सब्जियां करनी है तो ड्रिप लगानी तो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल क्योंकि इससे एक तो पानी बचेगा। बिल्कुल। दूसरा, जो पानी हम फ्लड में देते हैं ना, उसमें आधा आधा ज़्यादा तो वेस्ट हो जाता है, उड़ भी जाता है। बिल्कुल। और ये तो जितना जड़ को पानी चाहिए उतना ही पानी हम देते हैं इसमें। ठीक है। आप पौधों की ग्रोथ के लिए इसमें क्या डालते हैं? देखो, पौधों की ग्रोथ के लिए हम नीचे तो हम जीवाणु चलाते हैं, जैसे जीवामृत हो गया, और IPL होगी, ऐसी कंपनी को बायो प्रोडक्ट होते हैं जो पोटास होते हैं, NPK होता है, और माइक्रोराइजा होता है। इनके हम जीवाणु ग्रो करते हैं और वो देते हैं नीचे। ठीक है। उसका कुछ टाइम पीरियड भी है जो इतने समय में डालते हैं, या फिर नॉर्मल पानी के साथ आप दे देते हैं? देखो, हर पानी के जैसे तीसरे चौथे दिन हम पानी देते हैं, तीसरे दिन तो कुछ ना कुछ उसके साथ चला देते हैं जी। ये तो है नहीं कि भाई उसमें हमारे पास लैब तो है नहीं, उसमें उसको चेक करे भाई उसमें कितना क्या है कितना नहीं। हम तो जितना हो उसके चलाते रहते हैं। अशोक भाई, जैसे कि हमने देखा आपका जर्मिनेशन रेट काफी बढ़िया है सर। आप पौधों को मरने नहीं देते, क्या रीजन है सर जो इतना अच्छा आपका रेट है ये?
देखो एक तो मेन चीज़ है पौधे मरने की, अगर ज़्यादा पानी से नमी रहेगी तो इसमें फंगस फैलेगी, फंगस रहेगी तो वो पेड़ अपने आप खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। पानी यानी कि जितने पौधन चाहिए उतना ही पानी देते हैं हम। ठीक है सर। जैसे अब मौसम में नमी है तो हम ड्रिप ना चला के इसमें 100 ml ड्रेंचिंग करा देते हैं पानी में, पानी यानी कि कुछ और जीवामृत मिला दिया, डिकम्पोजर मिला दिया, कुछ भी मिला के हम इनको 100 ml की हमने डब्बी काट रखी है और उससे हम इनकी ड्रेंचिंग कर देते हैं। ठीक है सर। अगर सर बात करें 1 एकड़ में प्लांट्स की, तो तकरीबन कितने प्लांट्स लगे हुए हैं सर? देखो ये मेरा 1.25 एकड़ में है, हम्म। तो हमने इसमें 7,500 पेड़ पौध लगाए थे। ठीक है सर। सर कुछ सक्षम वैरायटियों के नाम बताइए इसमें। अब सक्षम वैरायटी तो देखो ये भी चार वैरायटी आपके लगा रखी है, तो लास्ट में पता चलेगा बढ़िया वैरायटी कौन सी चलेगी। नहीं तो वैसे तो वैरायटी तो सारी बढ़िया है, बिल्कुल। पर मौसम के हिसाब से है कि कोई किसी एरिया में कोई सी वैरायटी चलती है, किसी एरिया में कोई सी वैरायटी चलती है। जी। अब पिछली बार हमने इसमें लगाई थी जो सिजेंटा की लगाई थी, अब उसमें पेड़ तो बड़े बड़े हो गए, फ्रूटिंग आई नहीं मौसम की वो में। तो इसी चक्कर में हमने आपके 4 कंपनियों का सिलेक्शन किया है, नॉन हंस और इंडो अमेरिकन और क्लाउज। 4 कंपनियों के हमने आपके कुछ थोड़े यानी कि 4 भाग में बांट के और वो लगा के देखिए जी। तो देखते हैं अब लास्ट में क्या होता है, कौन सी वैरायटी सही चलती है कौन सी नहीं। अशोक भाई आपका ये 1.25 एकड़ का फार्म है, तो इसमें आपकी टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट लगी, इंक्लूडिंग जो नेट हाउस है आपका ये? देखो नेट हाउस जो सरकार के तरफ से गाइडलाइन है वो 20 लाख की कॉस्ट है इसकी जी। तो इसमें सरकार ने 65% सब्सिडी दी थी और लगभग 8 लाख के आसपास मेरा खर्चा आया था। ठीक है। और 65% सरकार ने दिया था, तो ठीक है। 12 लाख की सब्सिडी दी थी सरकार ने। और हम देखे तो मिर्चों की मिर्च का बीज लगभग 10,000 रुपये का बीज आया था इसका जी। और अब तक मेरे इसमें 20,000 रुपये खर्च आया है, लेबर वगैरह वगैरह। लेबर का और बीज का। और जो हम जीवाणु देते हैं जैसे गुड़, उसमें जीवाणु को हम गुड़ से ग्रो करते हैं, तो एक बार जीवाणु लिया है 5-4 बार उनको ग्रो कर करके देते हैं, फिर बाद में फिर नए डाल के फिर ग्रो कर लेते 4-5 बार। कंपनी वालों तो यही ऐसे बोलते हैं भाई एक बार ही दो, पर हमने ये ग्रो कर करके दे रहे हैं। ठीक है। अगर बात करें भाई मुनाफे की, तो कितना मुनाफा एक किसान भाई इससे कमा सकता है? देखो मुनाफा तो मौसम के ऊपर है जी, मौसम सही रहा तो मुनाफा इसमें हम खर्चा काट के जो हमने एवरेज लगा रखी 3-4 लाख रुपया तो आराम से बच जाएंगे जी। और मौसम गड़बड़ा गया तो फिर मुनाफा क्या नुकसान भी हो सकता है वो इसमें। तो है ही सर। तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रहती है? मार्केटिंग देखो मैं ऑर्गेनिक करता हूँ ये, बिल्कुल। तो 2-3 बायर है, लाइव ऑर्गेनिक है, हसोरा है और 1-2 और है, वे तो अपने ना वैसे काम कर रहे हैं, तो उनको दे देते हैं। जो फालतू माल है और ग्रेडिंग का जो बचता है उनको मंडी में भेज देते हैं। ठीक है। और आगे बिग बास्केट वाले से बात चल रही है, हम कांटेक्ट कर रहे हैं उनसे भी, तो बिग बास्केट वाले जैसे अपनी तुलाई स्टार्ट हो जाएगी ना, रेगुलर हो जाएगी, 2-3 क्विंटल रोज उतरेगी, तो वो हम तो बिग बास्केट को दे देते। अशोक भाई इसमें कुछ बीमारी भी आती होंगी, कुछ इंसेक्ट का अटैक भी होता होगा? हाँ देखो उस बारे में बताइए। देखो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक में करते हैं ना तो बीमारी कम ही आती है, क्योंकि हम जो टाइम होता है उसी टाइम पे इनको लगाते हैं। नहीं तो जैसे अर्ली लगाओगे या कुछ लेट लगाओगे तो उसमें ज़्यादा बीमारी आती है। हम प्रकृति के हिसाब से चलते हैं, जैसे जो टाइम है उसी टाइम पे लगाते हैं। फिर भी कुछ थोड़ी बहुत बीमारी आती है तो हम इस पे नीम ऑयल हो गया, जैसे इसमें गौमूत्र में हम पत्ते सड़ा लेते हैं, उनकी स्प्रे कर देते हैं। छाए को सड़ा लेते हैं, जो बिल्कुल खट्टी हो जाती है 1-2 महीने बाद की, उसको करते हैं तो उससे भी काफ़ी इसमें इल्ली है उनका कंट्रोल हो जाता है जी। और हम छाए में तांबा और लोहा डाल देते हैं तो वो फंगस का कंट्रोल करता है जी। और जैसे मौसम थोड़ा बहुत चेंज होता है ना तो इसमें बीमारी तो आती है, क्योंकि मौसम चेंज होता है तो सबको दिक्कत होती है। तो इसमें एक चेपा की बीमारी आती है जो मौसम जैसे हो, वो कोई भी मौसम हो उसमें तो ये जैसे अभी सरसों कटी है, वो जो भी उसमें बीमारी सारी हरियाली पे आती है। तो हम ज़्यादा तो इन पे नीम ऑयल की यूज करते हैं, जो पेड़ को कड़ा रखते हैं और इंसेक्ट को पास आने नहीं देते। ठीक है।
अशोक भाई, अगर कोई और ऐसा चैलेंज हो जो किसान भाई फेस करते हो, या फिर कोई ऐसी बीमारी जो किसान भाइयों के लिए जानना जरूरी है, उस बारे में बताइए। देखो, नेट हाउस जो किसान भाई लगाना चाहे हम्म। तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नेमाटोड की, जो एक जमीन में ये रोग होता है। हम्म। तो ये नेमाटोड उन जमीनों में आते हैं जो कमजोर जमीन होती है ना, जैसे बालू मिट्टी, बालू रेत हो गया। हम्म। दोमट में भी थोड़ा आ जाता है। नीचे जैसे चिकनी जमीन होती है टाइट वाली, उसमें ये रोग कम आता है, ना के जी, बराबर। ठीक है। तो इसको तो आप जब भी नेट हाउस का जमीन का सिलेक्शन करो तो नरम जमीन का सिलेक्शन ना करके कोई या तो ये चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी हम्म या ये दोमट मिट्टी, हम्म। इनका सिलेक्शन करो। जी। बाड़ों में तो ना लगवाओ तो ही ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ काफ़ी किसानों के संपर्क में हूँ जो जिसने कईयों ने जमीन उनके पास नरम है तो वो हम्म। टाइट लाएगा कहाँ से। बिल्कुल। तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम 99% निमाटोड की आती है। जी भाई। और फिर लोग बाग दे उसमें दवाई, दे दवाई उसमें जमीन को इतनी कतई ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि वो जीवाणु को, सब जीवाणु को ख़त्म करेगी वो। हम्म। तो इसलिए नेट हाउस लगाते हैं इस समय ज़मीन का बहुत ज़रूरी है सिलेक्शन करना, अब किस तरह की ज़मीन इसमें यूज़ करनी चाहिए। जी भाई, सर प्रोग्रेसिव फार्मर के अवार्ड के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद और भाई। इतनी अच्छी जानकारी आपने हमें दी, हमारे किसान भाइयों को दी, उसके लिए धन्यवाद सर। नमस्कार। जी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।